हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे पहले से यूट्यूब चैनल लाइव क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमई चैप्टर के एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी बोर्ड में आने की उम्मीद होती है, ठीक है, जिनकी बोर्ड में आने की आशंका होती है, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आता है मेथिल एमीन एवं डाइमेथिल एमीन में क्या विभेद है। हम सबसे पहले विभेद पढ़ेंगे, ठीक है, कि दो चीजें हमको दी जाएंगी जैसे कि मेथिल एमीन और डाइमेथिल मेथिल। आपको सबसे पहले डाल दिया फर्स्ट हेडिंग आपस विभेद कीजिए। तो सबसे पहले विभेद देखा मेथिल एमीन एवं डाइमेथिल एमीन, दोनों में एक अंतर हमें बताना है। कोई एक ऐसी विक्रिया करके दिखानी पड़ेगी जिसे केवल और केवल एमीन तो कर सकता हो, मेथिल एमीन तो कर सकता हो, लेकिन डाइमेथिल एमीन ना कर सकता हो। कोई ऐसी विक्रिया हमें करके दिखानी पड़ेगी। तो एक ऐसी विक्रिया है, देखिए ये मेथिल एमीन क्या है, मेथिल पहले दोनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया मेथिल एमीन और ये हो गया डाइमेथिल एमीन, यानी कि इसमें दो मेथिल हो, ठीक है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि क्या है प्राथमिक एमीन और ये क्या है द्वितीयक एमीन। तो हमें कोई ऐसी विक्रिया करनी है जिसे केवल और केवल प्राथमिक एमीन दे सकते हैं। तो एक ऐसी विक्रिया है कार्बन एमीन विक्रिया, कार्बन एमीन रिएक्शन। क्या करेंगे CH3 NH2 प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इसमें रिएक्शन कराई जाती है और इसमें 3KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा और ये बनके तैयार होगा CH3NC आइसोसाइनाइड प्लस में 3H2O और प्लस 3KCl, ये बाहर निकलता है, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे केवल और केवल प्राथमिक एमीन नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन एमीन अभिक्रिया केवल और केवल प्राथमिक एमीन देते हैं, ठीक है, इसे द्वितीयक एमीन नहीं देते। तो अब हमें कारण को स्पष्ट करके भी लिखना है। पहले तो हमें ये लिखेंगे ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, पहले हमें ये पता करना है। इसके बाद जो भी अभिक्रिया दे सकते हो वो अभिक्रिया करके दिखानी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जो जो मैं बोला वो लिखेगा। देखिए पहले लिखिए, क्योंकि मेथिल एमीन प्राथमिक एमीन है, इसलिए यह कार्बन एमीन अभिक्रिया दे सकता है। मेथिल एमीन प्राथमिक एमीन है, इसलिए यह कार्बन एमीन अभिक्रिया दे सकता है और कार्बन एमीन अभिक्रिया द्वारा यह आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, जबकि द्वितीयक एमीन ऐसा नहीं कर पाता, जबकि द्वितीयक एमीन ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। बस ये दोनों में विभेद हो जाएगा। आप इतनी बात यहां पर लिख दीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन में विभेद कीजिए। द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, आप लोगों को पता है द्वितीयक एमीन कैसा होता है। द्वितीयक एमीन होता है जब किसी एक नाइट्रोजन पर दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं, और जब किसी नाइट्रोजन पर तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। द्वितीयक एमीन में लिखता हूं यहां जैसे नाइट्रोजन और इस पर दो एल्किल समूह जोड़ दीजिए, एक नाइट्रोजन। तृतीयक एमीन में क्या होगा, एक नाइट्रोजन और तीन एल्किल समूह, ऐसे। चलिए हम यहां द्वितीयक एमीन लिखते हैं, कुछ प्रोडक्ट लिख देते हैं जैसे कि CH3 CH2 NH CH2 CH3। देखिए ये बन गया द्वितीयक एमीन, ठीक है। इसे डाइएथिल एमीन भी बोलते हैं, डाइएथिल एमीन। आप लोग इसका नाम लिख लीजिए डाइएथिल एमीन। चलिए अब इसके बाद इसको लिख देते हैं हम CH3 CH2 नाइट्रोजन CH2 CH3, एक एल्किल समूह नीचे की ओर CH2 CH3। इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये द्वितीयक एमीन है। अब द्वितीयक एमीन को अगर द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हमें विभेद करना पड़ जाए तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हिंसबर्ग अभिक्रिया के द्वारा। हिंसबर्ग अभिक्रिया केवल और केवल द्वितीयक एमीन दे सकता है, ठीक है, द्वितीयक भी दे सकता है, प्राथमिक भी दे सकता है, लेकिन तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिक्रिया नहीं देता। दूसरा हम कर सकते हैं एसिड अभिक्रिया के द्वारा। अगर हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करें तो वो अभिक्रिया करता है, और अगर हम द्वितीयक एमीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करें तो वो भी अभिक्रिया करता है, लेकिन तृतीयक एमीन एसिटिल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। चलिए मैं आपको दोनों अभिक्रिया करके दिखाता हूं, आपको तो अच्छा लगेगा। आप कीजिए CH3COCl, ये अभिक्रिया हम लोगों ने पहले करा रखी है। ये बनेगा CH3CH2 नाइट्रोजन। मैं इसको ऐसे ऐसे ना करके इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ऐसे। ये जो नाइट्रोजन है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा ऐसे, हाइड्रोजन को ऐसे, और ये CH2 आपको समझ में भी आएगा। CH3 एक एल्किल समूह, ये देखिए यहाँ से आगे का पार्ट मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और ये CH2 जो है मैं नीचे की ओर लिख रहा CH2 CH3। इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, माइनस के रूप में HCl निकलेगा यहाँ से, बाकी बचेगा CH3 CON CH2 CH3 और ये CH2 CH3, ये हमारे पास बन दिया हुआ, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को केवल और केवल प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ही दे सकते हैं, इसको बोलते हैं एसिटिल अभिक्रिया, एसिटिलीकरण को बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप लोग चेक कीजिए, अगर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हम लोग द्वितीयक एमीन के साथ कराते हैं तो यहाँ जो बनके प्रोडक्ट तैयार हुआ ये इसका नाम है NN डाइएथिल, एक एथिलीन और एक एथिलीन, NN डाइएथिल एथिलीमाइड, NN डाइएथिल एथिलीमाइड इसका नाम है, ठीक है। अब आप लोग इसका रीजन दे सकते हैं ऐसे, देखिए द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन, आंसर ये करने के बाद पूरा नहीं होगा, आंसर आप पूरा होगा। पहले तो आप लोग द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन में विभेद कीजिए, द्वितीयक एमीन लिखिए, तृतीयक एमीन लिखिए, फिर इसका एक उपचार लिखिए, उदाहरण कहते हैं इसको, एक एग्जांपल इसका और एक इसका। ये लिखने के बाद आप लोग फिर एक ऐसी रिएक्शन कीजिए जिसे द्वितीयक एमीन दे सकता हो लेकिन तृतीयक एमीन ना दे सकता हो। जैसे मैंने आपको दो अभिक्रिया बताई, एक एसिटिलीकरण अभिक्रिया और एक ये हिंसबर्ग अभिक्रिया। हमने एसिटिलीकरण अभिक्रिया कर दी है, हिंसबर्ग अभिक्रिया भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इस अभिक्रिया को करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इसके नीचे, अभिक्रिया करने के बाद लिखना पड़ेगा द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात NN डाइएथिल एथिलीमाइड देता है, ठीक है, या NN डाइएथिल एथिलीमाइड का निर्माण करता है, जबकि तृतीयक एमीन इस अभिक्रिया को नहीं देता और यह किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ विभेद हो जाएगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन, तो ये बात आपको लिखनी है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, द्वितीयक एमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके NN डाइएथिल एथिलीमाइड का निर्माण करता है, जबकि तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया करके कोई भी उत्पाद नहीं बनाता। बस ये बात आपको लिखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब अगर आप लोगों को ये अभिक्रिया याद ना हो तो आप लोग इसकी जगह पे हिंसबर्ग अभिक्रिया कर सकते हैं। देखिए हिंसबर्ग रिएक्शन क्या होता है, हिंसबर्ग अभिक्रिया में होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन अभिक्रिया करता है, मैं यहाँ NH को पहले लिखूंगा जैसे पहले लिखा था NHCH2 CH3, और ये बाकी का जो साइड है ये CH2 नीचे की तरफ CH3, यहाँ से भी माइनस के रूप में HCl निकलेगा बाहर, तो ये बनेगा सल्फर, नाइट्रोजन आगे सल्फर के ऊपर लगेगा CH2 CH3 CH2 CH3, ये CH3 आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं, मैं नीचे की तरफ भी जोड़ रहा हूँ CH3 ऐसे। तो इस अभिक्रिया को करने के बाद भी हमें जिस प्रकार से उसमें लिखा था इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा, और यहाँ बताना पड़ेगा कि NN डाइएथिलीन या द्वितीयक एमीन भी लिख सकते हैं। द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिंसबर्ग अभिक्रिया करके NN डाइएथिल सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करता है, NN डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण करता है, जबकि इस अभिक्रिया को तृतीयक एमीन नहीं देते, ठीक है। इस अभिक्रिया को केवल द्वितीयक एमीन या प्राथमिक एमीन देते हैं। तो ये भी एक विभेद हो जाएगा आप लोगों को जो मैंने बताया, आप लोग उसको लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है एथिल एमीन एवं एमीन, इन दोनों में हमें विभेद करके दिखाना, ठीक। तो कोई एक ऐसी अभिक्रिया करके दिखानी है जो ये तो दे सकता है लेकिन ये ना दे सकता हो। तो इस प्रकार की कई सारी अभिक्रिया हैं, जैसे कि एथिलेमीन कार्बेलेमीन अभिक्रिया दे सकता है लेकिन ये नहीं दे सकता, एलेमीन कार्बेलेमीन अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है। दूसरा आपको हिंसबर्ग अभिक्रिया करके दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं कि एथिलेमीन तो हिंसबर्ग अभिक्रिया दे सकता है लेकिन ये अभिक्रिया नहीं दे सकता। तीसरा आप दिखा सकते हैं एसिडीकरण अभिक्रिया, एसिडीकरण अभिक्रिया एथिलेमीन तो दे देगा लेकिन एनिलीन नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अभिक्रियाओं को यहाँ करके दिखा सकते हैं। एक अन्य अभिक्रिया जो मेरे दिमाग में आ रही है मैं वो यहाँ करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ ये भी अभिक्रिया कर सकता है, ये भी अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन दोनों के उत्पाद अलग अलग बनेंगे। देखिए एथिलेमीन होता है ये CH3 CH2 NH2 और एनिलीन होता है ये बेंजीन के ऊपर NH2। अगर इसकी अभिक्रिया में CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2 हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंटेशन में कराऊंगा तो यहाँ हमें प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस N2 गैस के रूप में बहा। लेकिन यही अगर इसकी जगह पे हम एनिलीन ले लें NH2 प्लस, तो एनिलीन ये है अभिक्रिया नहीं देता, एनिलीन बनाता है डाइइसोनिल क्लोराइड,
ये क्या करता है HNO2 हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा NaNO2 ये डला हुआ है प्लस में यहाँ HCl ये इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके निर्माण करेगा N2Cl प्लस इनके साथ भी रिएक्शन करता है। आप लोग इसकी जगह पे अगर ये डालोगे ठीक है अगर ये डाल रहे हो तो ये मत डालिएगा मतलब डाल सकते हैं इसको इसके स्थान पर हम लोग यहाँ NaNO2 ये डाल सकते हैं HNO2 के स्थान ये भी डाल सकते हैं हमने यहाँ भी डाल रखा है ठीक है और HCl भी डाल रखा है तो आप इसके साथ क्रिया करोगे तो आपको यहाँ से भी प्राप्त होगा ठीक है प्लस 2H2O जल बाहर निकलेगा यहाँ से ठीक है एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल भी निकलेगा सैनिक रिएक्शन में हमने पूरा करके दिखाया प्लस में NaCl ये भी निकलता है ठीक है तो जब ये रिएक्शन करेंगे दोनों के दोनों तो ये डाइएथोनियम लवण बनेगा ठीक है जबकि एथिलीन ऐसा नहीं करता एथिलीन में एलिफेटिक डाइएथोनियम लवण बनता तो है लेकिन वो अल्प समय के लिए बनता है ठीक है वो अस्थायी नहीं होता ये अस्थायी होता है ठीक है जो यहाँ पर डाइएथोनियम लवण बनेगा वो अस्थायी होता है और वो जल के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है जबकि ये जल के साथ क्रिया नहीं करता और ना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि ये क्या है ये अस्थायी है अस्थायी होने के कारण ये डाइएथोनियम लवण ही बना रहता है चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं आपको इसके बाद लिखना क्या है एथिलीन और एनिलीन सबसे पहले तो आपको इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है लिखने के बाद आपको ये दोनों विक्रिया लिखनी है उसके बाद लिखना है एलिफेटिक एथिलीन नाइट्रस अम्ल हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एलिफेटिक अस्थायी डाइएथोनियम लवण का निर्माण करता है तथा जल के साथ क्रिया करके अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है दोबारा सुन लीजिए एलिफेटिक एथिलीन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी डाइएथोनियम लवण का निर्माण करता है और जल के साथ क्रिया करके अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है जबकि एनिलीन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी डाइएथोनियम लवण का निर्माण करता है ठीक है तो ये दोनों में विभेद हो गया यहाँ तो आपको इतनी बात लिखनी चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट चलिए अगली बात प्रश्न दिया है एनिलीन एवं बेंजीलेमीन में विभेद ठीक है अब एनिलीन और बेंजीलेमीन देखिए कैसे होते हैं एनिलीन तो ये होता है अभी इसकी रिएक्शन भी किया है NH2 और बेंजीलेमीन जब भी बेंजीन आ जाए तो इसका मतलब बेंजीन के ऊपर एक CH2 मौजूद होता है SH2 और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NH2 ये दोनों में भेद करके दिखाना है तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन की थी कि एनिलीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो NaNO2 प्लस HCl या यहाँ पर जो अभी लिखा था HNO2 लिखा था और एनओ पर Na2NO2 है ऐसा कुछ लिखा था ठीक उन सब के साथ विक्रिया करके क्या देता है डाइएथोनियम लवण N2Cl प्लस 2H2O प्लस NaCl ये देता है ठीक है यही अगर हम बेंजीन क्लोराइड की विक्रिया इसकी विक्रिया कराएं और आप लोग यहाँ पर ऐसा कोई जरूरत नहीं है चीनी आप यहाँ पर इसको साफ करके ये भी लिख सकते हैं HNO2 NaNO2 दोनों लिख सकते हैं ठीक है अब नीचे अगर आप लोग यहाँ HNO2 डालोगे तो यहाँ पे HCl बाहर निकलेगा ठीक है HNO2 डालोगे तो HCl बाहर निकलेगा NaNO2 डालोगे तो यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा इस प्रकार की प्रक्रिया ठीक चलिए अगर यही इसी के साथ हम लोग बेंजीलेमीन ले लें CH2NH2 और इसके अभिक्रिया कराएं इसी प्रकार से HNO2 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के एरो तो यहाँ हमें प्राप्त होगा बेंजील अल्कोहल CH2OH प्लस में N2 गैस बाहर निकलेगी प्लस में HCl दो HCl ये क्रिया नहीं करेगी बस दो HCl एडिटिव निकल जाएंगे ऐसे प्लस में एक H2 ये ऐसे ये प्रोडक्ट बने ठीक है आप लोगों को अगर ये समझ ना आए ठीक है ना आ पाए कि भाई दो HCl यहाँ डाले और वहां दो HCl ऐसे कैसे निकल रहे तो ये ऐसे नहीं हुआ है HCl ऐसे नहीं निकला है HCl क्या किया है पहले ये HCl जुड़ करके यहाँ बीच में डाइएथोनियम का निर्माण करेंगे ऐसा यहाँ बनेगा N2Cl CH2N2Cl ऐसा और एक बनेगा क्या CH2N2Cl पहले ये बनता है ठीक है CH2N2Cl जब ये बनता है तब ये यहाँ पर निकलते हैं दो मॉलिक्यूल H2O के और एक मॉलिक्यूल HCl का ठीक है और जब इससे ये बनता है तब एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ठीक है और एक जल का मॉलिक्यूल इसके साथ क्रिया करता है तब क्या ये बनता है और यहीं पे निकलती है N2 ठीक है तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली ये लिख सकता है आप लोग अगर चाहो तो इसको लिख सकते हैं और अगर इस विक्रिया को ऐसे नहीं लिखना है कि ज्यादा बढ़िया विक्रिया बन रही है आपको या समझ में ना आए तो आप लोग इसको ऐसे सीधे सीधे ये कर सकते हो
CH2 CH2 NH2 प्लस HNO2 एरो कीजिए और यहाँ पर डायरेक्टली सीधे सीधे ये लिख दीजिए CH2OH प्लस में N2 बाहर निकल गया ऐसे। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे लिख जाए, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे लिख जाए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो कीजिएगा। चलिए अब हमें इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो आप ये लिखिए, ये कीजिए, दोनों की स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये कीजिए, फिर ये या ये इन दोनों में से कोई सी का कीजिए। करने के बाद आपको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एनिलीन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी डायजोनियम लवण का निर्माण करता है, जबकि बेंजीन एमीन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी एलिफेटिक डायजोनियम लवण का निर्माण करता है। अस्थायी एलिफेटिक डायजोनियम लवण का निर्माण करता है, जो कि जल के साथ क्रिया करके बेंजीन अल्कोहल का निर्माण करता है, जो कि जल के साथ क्रिया करके बेंजीन अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, ये अभिक्रिया करोगे तब भी जो मैंने बोला वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये करोगे तब भी आपको वही लिखना पड़ेगा। अभिक्रिया आप दोनों में से कोई सी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके नोट लीजिए जल्दी से। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, एनिलीन एवं एन-मेथिल एनिलीन में विविध लीजिए। ठीक है, एनिलीन तो यही होता है बेंजीन के ऊपर एलएसडी, और एन-मेथिल एनिलीन मतलब कि नाइट्रोजन पर एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एन-मेथिल एनिलीन। अब मैं को ये कैसे विक्रिया करके दिखानी है, जो ये तो दे सकता हूं लेकिन ये नहीं दे सकता हूं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ये डायजोनियम लवण की है, ये NH2 प्लस में रिएक्शन करा दे, N यहाँ पे HNO डाल दो, HNO2 प्लस 2H2O सॉरी 2HCl, और ठंड में रिएक्शन कराई जाती है, ठंड भी लिख लेंगे यहाँ पे। वैसे पहले कई रिएक्शनों में हम लोगों ने ठंड नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, N2Cl प्लस 1 HCl और प्लस में निकलेगा यहाँ पर 2H2O, या आप ये ना लिख करके डायरेक्ट ये बना करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो ना लिखिए ये लिख दीजिए, तब भी आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एनिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ कराने से डायजोनियम लवण प्राप्त हुआ। ठीक है, जबकि अगर हम इसके अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो ये प्रोडक्ट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये द्वितीयक एमीन है। ठीक है, द्वितीयक एमीन है, इसमें नाइट्रोजन पर तो एलिफेटिक है, एक तरफ एलिफेटिक और एक तरफ एलिफेटिक, तो ये इस अभिक्रिया को नहीं लेगा। ठीक है, हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन तभी करता है एनिलीन जब नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन हो, यहाँ पर तो नहीं है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक एनिलीन है। ठीक है, तो ये विक्रिया ये वाला विक्रिया नहीं करेगा। अब हमें लिखना पड़ेगा कि एनिलीन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके अस्थायी डायजोनियम लवण बनाता है, जबकि एन-मेथिल एनिलीन इस अभिक्रिया को नहीं देता, क्योंकि यह द्वितीयक एमीन है। ठीक है, क्योंकि यह द्वितीयक एमीन। चलिए लीजिए इसके निचोड़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अब प्रश्न तो थ्योरेटिकल है। देखिए ये प्रश्न दिया गया, एनिलीन का पीकेबी मान मेथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, क्यों? एनिलीन का पीकेबी मान अधिक है मेथिल एमीन की तुलना में, और ये बताना ये होता क्यों है। चलिए देखिए इसका हमने यहाँ पहले चलिए मैं आपको यहाँ पे वैसे समझा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने एनिलीन की संरचना और अक्षांतर में संबंध बताया था। ये एनिलीन होता है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ बेंजीन को दे देता है, जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं या प्लस चार्ज आ जाता है। जब किसी के इलेक्ट्रॉन घटते हैं तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व घट गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व क्या हो गया, घट गया। ठीक, और फिर ये 5 अनुनादी संरचनाएं बनाता है। चलिए वो बनाने का तो यहाँ टाइम नहीं है, वो हमने बना रखी है पहले से। ठीक है, आप लोगों को समझा रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये होता है एक एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन मतलब ये CH3 CH2 CH2 ठीक है, और NH2। ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसकी ओर धकेलते हैं, नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं, ये भी और ये एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर धकेलता है, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ गया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ गया। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कार्बन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लस आई प्रभाव। ठीक है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमको दिया गया है मेथिल एमीन। अब नेचर तो एक कार्बन हो, उसका भी ऐसे ही होगा, 10 कार्बन हो, उनका भी ऐसे ही होगी प्रकृति नेचर। ठीक है, तो ये कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर धकेलता है, जिसके कारण इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक घनत्व का बढ़ना। ठीक है, चलिए जब किसी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है,
जब किसी नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम कहते हैं कि उसका पी के बी मान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो पी के बी मान बढ़ेगा। और जब कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो पी के बी का मान घटेगा। ठीक है, दोनों का एकदम विपरीत है, इलेक्ट्रॉन घटेंगे पी के बी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे पी के बी घटेगा। ठीक है, यहाँ पी के बी अब होगा पी के बी ऊपर की तरफ घटेगा और यहाँ पी के बी नीचे की तरफ। पी के बी होती है, पी के बी एक वैल्यू होती है बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू किसी भी चीज की अक्षारकता को मापने के लिए उपयोग की जाती है, या यूं कह लीजिए अक्षारकता का मापक है ये। ठीक है, अक्षारकता को इस मीटर में मापा जाता है। ठीक, जिसकी अक्षारकता होती है डाउन वो होता है अधिक अक्षारीय। ठीक, जिसकी अक्षारकता कम होती है वो ज्यादा अक्षारीय होता है, जिसका पी के बी मान कम होता है वो अधिक अक्षारीय होता है, जिसका पी के बी मान कम होगा वो अधिक अक्षारीय होगा। ठीक है, और जिसका पी के बी मान ज्यादा होगा वो कम अक्षारीय होगा। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों को जोड़े को, दो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय को स्थानांतरित कर देता है। बेंजीन वलय मतलब ये जो बेंजीन रिंग बनी हुई है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन को दे देगा, स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी और पी के बी मान बढ़ता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी को दान दिए जाते हैं तो पी के बी मान बढ़ता है। जबकि मेथिलामीन में एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। ये हमने बताया ना अभी, इलेक्ट्रॉन जो धक्का देते हैं कार्बन उसको बोलते हैं प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और कार्बन साझे के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन की ओर, परमाणु यहां पर लगा लीजिए, नाइट्रोजन परमाणु की ओर धकेलता है, जिससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ता है। जब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ता है और पी के बी मान घटता है। अर्थात एनिलीन दुर्बल अक्षारक है मेथिलामीन की तुलना में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये थ्योरी लिख रखी थी यहाँ पे पहले से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देखिए, समझ में आ गया होगा, आशा है आप सभी को। चलिए अब अगला प्रश्न ये क्या है, प्रश्न नंबर 2, एथिल जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, तो इसमें हमें कारण स्पष्ट करना है कि क्यों नहीं है एनिलीन। तो देखिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, CH3CH2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन, ये जल के साथ, जल के अणुओं के साथ, ये जल का अणु लिखा हमने, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये जो डैश डैश के रूप में आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, एथिलीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है लेकिन उसमें कम बात बने। ठीक है, अगर हम लोग एनिलीन के स्ट्रक्चर देखें तो एनिलीन में भी दो हाइड्रोजन है, ऐसे एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये भी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें एक बड़ा कार्बन समूह है। ठीक है, इसमें क्या है, बड़ा कार्बन समूह, बड़ा कार्बन समूह, ये कार्बन, ठीक है, ये बड़ा है, कार्बन समूह कैसा है, बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, जल में जल विरागी होते हैं, ये जल से दूर हटते हैं। कार्बन क्या होते हैं, जल से दूर हटते हैं। अब एक तरफ दो कार्बन है, एक तरफ 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला यौगिक जल से दूर हटता है और जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, क्योंकि ये जल से दूर हटता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए वो जल में एरिड है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कम कार्बन है। अगर इसमें भी हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, एथिलीन की जगह पे अगर हम लोग हेक्सेन कार्बन ले लें, 6 कार्बन को एमीन ले लें, तो वो भी जल में एमिलाकी होगा। ठीक है, वो भी जल में एग्रोनसी होगा। तो चलिए, क्योंकि कार्बन जल में इसको, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ पे एथिलीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। क्यों? तो एथिलीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आयन बना लेती है, जबकि एनिलीन बड़ा कार्बन, एनिलीन में बड़ा कार्बन समूह बेंजीन होने के कारण एनिलीन की जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की अक्षमता कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन जल विरागी होता है। इसलिए एनिलीन जल में एमिले है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जल विरागी और बड़ा कार्बन समूह होने के कारण ये जल में नहीं घुलता, तो इसलिए कार्बन एनिलीन जल में एमिले है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसके लिए छोड़ दीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का बुरा अवशेष देता है, क्यों? तो इसमें ये कह रहा था कि मेथिलेमीन फेरिक क्लोराइड के साथ यानी कि FeCl3 के साथ जल के अंदर क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का बुरा अवशेष दे है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके लिए यहाँ ये देखिए देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर एमीन अभिक्रिया करे जल के साथ तो एमीन होता है क्षारीय। क्षारीय मतलब ये इलेक्ट्रॉन दान देता है प्रोटॉन को, ठीक है? तो एमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा जल के अंदर। जल के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो एमीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देके क्या करेगा? अपने ऊपर पॉजिटिव आवेश प्राप्त करेगा, जिससे कि इसका क्षारीय गुण पता चलेगा और यहाँ पर OH माइनस बचेगा। जो ये OH माइनस बचेगा उसके साथ फेरस ट्राइक्लोराइड क्रिया करेगा। फेरस ट्राइक्लोराइड को ब्रेक करा जा तोड़ा जा इस रूप में Fe3 पॉजिटिव और Cl3 माइनस के रूप में। ये 3 पॉजिटिव OH माइनस के साथ क्रिया करके ये बनाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है? तो इसके बारे में हमने लिखा कि क्योंकि मेथिल एमीन जल में बहुत अक्षारीय होता है और यह आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर जल में OH माइनस हाइड्रोक्सी समूह मुक्त कराता है। एमीन जल के साथ क्रिया करके क्या कराता है? हाइड्रोक्सी समूह मुक्त कराता है तथा एमीन के जलीय विलयन मुक्त OH आयन फेरिक क्लोराइड के साथ Fe3 पॉजिटिव आयन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का बुरा अवशेष बनाता है, ठीक है? तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमको, इन्हें आप कैसे प्राप्त करोगे? हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो हमें प्राप्त करने हैं। कुछ चीजें दी जाएंगी, उनसे हमें एक नई चीजें बना करके दिखानी है। जैसे कि यहाँ दिया गया है एथेनोइक अम्ल से मेथेनेमीन का निर्माण कीजिए, ठीक है? मेथेनेमीन प्राप्त कीजिए। अब सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनकी संरचना। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है ये CH3COOH। ये हो गया एथेनोइक अम्ल। हमें इससे ये बनाना है मेथेनेमीन। मेथेनेमीन मतलब CH3NH2। मेथिल मतलब एक कार्बन और NH2Amine, ठीक है? ये हो गया। हमें इससे इसका निर्माण करना है। मैं इसको एक स्टेप में एक रिएक्शन में सोल्व कर सकता हूं, ठीक है? हमने पिछले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ी थी, सीमेंट रिएक्शन। सीमेंट नाम की एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एमीन का निर्माण किया। चलिए देखिए सीमेंट रिएक्शन के द्वारा कैसे CH3COOH प्लस N3H, इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल अगर इसके अंदर डाल दें तो ये बनेगा CH3NH2 प्लस N2 और प्लस में निकलेगा CO2 गैस के रूप में, ठीक है? तो ये सीमेंट रिएक्शन है। सीमेंट रिएक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एथेनोइक अम्ल के द्वारा मेथेनेमीन प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसका करने का। फर्स्ट तरीका तो हो गया ये, पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है आप CH3COOH को लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले क्या कीजिए? इसको एमाइड में परिवर्तित कीजिए। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 कार्बन दिए गए हैं, एक कार्बन कम वाला एमीन बनाना, तो इसमें से एक कार्बन निकालना पड़ेगा। अब एक कार्बन निकालने के लिए हमें मेथड आते हैं। एक तो आता है कोरबी विद्युत अभिक्रिया, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? एमीन बना सकते हैं, ठीक है? मतलब कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कार्बन को हटा सकते हैं, CO2 के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके द्वारा यहाँ से कार्बन कम किया जा सकता है, ठीक है? या फिर सीमेंट रिएक्शन के द्वारा एक कार्बन कम किया जा सकता है, वो हमने कर दिया। या फिर होमोजेनिक अभिक्रिया के द्वारा एक कार्बन कम किया जा सकता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, ठीक है? लेकिन हमको क्या करना है? इसको एमाइड में चेंज करना है। एक कार्बन कम भी करना है और एमाइड में परिवर्तित एमीन में चेंज करना है। तो हम इसको एमाइड में चेंज करेंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ से इसकी अभिक्रिया करवाओ थायमिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से अल्कोहल ग्रुप बढ़ जाएगा और हैलाइड जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH3COCl प्लस में SO2 प्लस HCl। ये थायमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी, डार्जन अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की डार्जन अभिक्रिया, ठीक है? ये हमने करा रखी है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में। उस चैप्टर में ये रिएक्शन करवा रखी है हमने पहले, ठीक है? एसिटिलीकरण अभिक्रियाओं में, यानी कि जहां पर एसिटिल क्लोराइड बनाया जाता है उन अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया गया है। या ये अभिक्रिया आपको इस नाम से मिलेगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जिनमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बंध वितरण होता है, उन अभिक्रियाओं में ये हुआ है। चलिए अब ये बन गया एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए अमोनिया गैस के साथ CH3 प्लस में NH3। अगर आप लोग इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के HCl के रूप में बाहर निकलेगा और ये बनेगा CH3CONH2। ये बन गया एमाइड CH3CONH2। अब एमाइड से अगर एक कार्बन घटाना हो एमीन का निर्माण करना हो तो एमाइड का एक कार्बन घटाने के लिए अभिक्रिया की जाती है हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया। यहाँ हम लोग हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया करेंगे। Br2 + 4NaOH एरो, ये बनके तैयार होगा CH3NH2 + 2NaBr +
Na2CO3, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ और ये देखो ये बन के हो गया तैयार मेथिलेनिन। ठीक है, तो आप एक तो इस तरीके से बना सकते हो तीन अभिक्रियाओं के स्टेप में, और एक सिंगल स्टेप में ऐसे भी मेथिलेनिन प्राप्त कर सकते हो बेंजोइक से कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न दिया गया है हेक्सेन नाइट्राइल से पेंटेनेमीन। हेक्सेन नाइट्राइल होता है ये 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की एक लंबी श्रृंखला जिस पर पहले कार्बन पर CN है, इसको बोलते हैं हेक्सेन नाइट्राइल। अब इससे हम बनाना है 5 कार्बनों का एंगल 3 2 5 H2, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इससे हमें ये बनाना है, आप लोग को क्या करना है, पहले इसमें से एक कार्बन घटाना है। अब एक कार्बन घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 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 CN 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन घटाने के लिए हमने CN से एक कार्बन नाइट्राइल ग्रुप से एक कार्बन घटाना नहीं सीखा, हम लोगों ने एक कार्बन घटाना बढ़ाना सीख रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा या एमाइड के द्वारा। तो या तो इसको सबसे पहले एमाइड में रूपांतरित करो, ठीक है, या फिर एमाइड में रूपांतरित करने से पहले इसको बेंजोइक अम्ल में रूपांतरित करो। ठीक, अगर हम लोग इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एमाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और एमाइड में परिवर्तित करके हम इसको आसानी से पेंटेनेमीन में परिवर्तित कर सकते हैं हिग्सबर्ग हाफमैन ब्रोमीकरण करके। या फिर अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ जल का अभिकरण कीजिए, जल के साथ अभिक्रिया कीजिए, 2H2 डालिए इसमें और इससे बना लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, सॉरी बेंजोइक अम्ल वो हेक्सोनिक अम्ल प्लस में NH3 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, अगर आप लोग नाइट्राइल की अभिक्रिया जल के दो मॉलिक्यूल के साथ करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लिखा है CH3 CH2 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 COOH, या तो आप लोग यहाँ पर सिमेट्रिक रिएक्शन करा दीजिए 3H हाइड्रोजोनिक अम्ल डाल के तो भी आपको पेंटेनोइक अम्ल प्राप्त पेंटेनेमीन प्राप्त हो जाएगा। CH3 CH2 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 NH2 1 2 3 4 5 कार्बनों का एमीन आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एमाइड में परिवर्तित कीजिए। एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा ये है CH3 CH2 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 एक और CH2 ये CN जल के साथ क्रिया कीजिए H2O, तो यहाँ पर प्राप्त होगा CH3 CH2 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 CONH2 1 2 3 4 5 और एक और लगेगा, यही बना देते हैं साइड 6। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया आप लोग करा सकते हो CH3 CH2 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 CONH2। इसकी अभिक्रिया आप लोग 4NaOH प्लस Br इस अभिक्रिया से कहते हैं हाफमैन ब्रोमीकरण अभिक्रिया। तो CH3 CH2 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 NH2 1 2 3 4 5 कार्बन की सिलिकॉन संतुलन होगी प्लस में Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O ये मॉलिक्यूल प्राप्त हो। पिछले प्रक्रिया में जो हाफमैन ब्रोमीकरण डाला था तो वहां से H2O लिखा होगा, उसमें आप लोग लिख लीजिए। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमको प्राप्त हो गया पेंटेनेमीन यहाँ पे, पेंटेनेमीन यहाँ पे। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा, अगला प्रश्न दिया गया हमें मेथनॉल को एथेनॉल अम्ल में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो मेथनॉल को एथेनॉल अम्ल में परिवर्तित करते हैं। मेथनॉल होता है ये CH3 CHOH मेथनॉल, तो उसको चेंज करना है एथेनॉल परिवर्तन CH3OOH इसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो देखिए थोड़ा ये सवाल है। सबसे पहले OH जुड़ा हुआ है, हम इसमें कार्बन बनाना है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज में कार्बन बनाना है तो हम वहां पर KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। KCl रिएक्शन तब करता है जब कहीं हैलाइड जुड़ा हुआ, तो हमें इसमें पहले हैलाइड जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें हैलाइड जोड़ने के लिए आप लोग इनको सब लिख लीजिए, Cl2 पर ध्यान में होगा तो यहां बनेगा CH3Cl प्लस H2O, ये हैलाइड जुड़ गया। अब हैलाइड में क्या कीजिए, हैलाइड की अभिक्रिया CH3Cl हैलाइड की अभिक्रिया KCl के साथ करा दीजिए। KCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CH3Cn प्लस KCl। अभी बन गया मेथिल साइनाइड मेथिल नाइट्राइड। अब इसकी अभिक्रिया कीजिए जल के दो अणुओं के साथ 2H2O, जो कि नाइट्राइड को क्या करता है, सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित COOH। तो ये देखिए
CH3COOH CH3COOH। ठीक है, इस प्रकार से क्या दर्शाते हैं मेथिल अल्कोहल से मेथनॉल का वो एथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब नंबर आता है एथेनमीन से मेथिलेमीन में परिवर्तन। ठीक है, एथेनमीन लेते हैं, ठीक है, एथेनमीन होता है CH3CH2 NH2 और इससे हमें बनाना है ये CH3NH2 मेथिलेमीन। ठीक है, ये रहा एथेनमीन और रहा एथेनमीन, तो हमें एथेनमीन से मेथिलेमीन बनाना है। चलिए हमें इसमें क्या करना है, कार्बन को कम करना पड़ेगा, CH3CH2 NH2। अब एक कार्बन कब कब होता है, एक कार्बन घटाया जाता है जब जब ये बेंजो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हो, तो हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे, पहले यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने से पहले यहाँ पर जोड़ डालना पड़ेगा हमें अल्कोहल। तो एलिफैटिक एमीन के विक्रिया यदि हम हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ करें तो हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ NaNCl प्लस HCl की प्रेजेंट हम करा दे तो ये डायरेक्टली अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, CH3CH2OH प्लस में N2 यहां से बाहर निकलता है। ये विक्रिया हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। ठीक है, कि नाइट्रस अम्ल के साथ अगर विक्रिया करेंगे एलिफैटिक एमीन की तो वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। तो CH3CH2OH। अब इसका कराते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीकरण KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा CHO एल्डिहाइड। फिर दोबारा से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4 तो ये बन जाता है CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं CH3COOH और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक N3H के साथ कराते हैं तो हमारा प्राप्त होगा CH3NH2 प्लस में N2 गैस निकलेगी बाहर प्लस में CO2, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए हम पहले एल्कीन को अल्कोहल में रूपांतरित किया हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ किया करके, फिर इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूपांतरित करा, वो ऑक्सीकरण करा के ऑक्सीकरण के बाद फिर हाइड्रोजोनिक अम्ल के साथ या इसी पर अभिक्रिया कराए तो हम प्राप्त हुआ ये मेथिलेमीन। ठीक है, लीजिए इसकी स्क्रीनशॉट अच्छे से। इसका बाद अगला प्रश्न आता है एथेनॉल अम्ल से प्रोपेनॉइक अम्ल। एथेनॉल अम्ल होता है ये CH3COOH और इससे हमें बनाना है प्रोपेनॉइक अम्ल CH3COOH। ठीक है, एथेनॉल अम्ल से प्रोपेनॉइक अम्ल बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एथेनॉल अम्ल में एक कार्बन ऐड करना है। अब एक कार्बन ऐड करने के लिए हमें रिएक्शन जनरेट करनी पड़ेगी KCl के साथ। KCl जोड़ने के लिए हमें चाहिए हैलाइड, इसमें इसकी जगह क्या होना चाहिए हैलाइड, और हैलाइड जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए अल्कोहल, तो हम इसको अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे। कैसे, CH3COOH अब चयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक अभिक्रिया करा रखी है पिछले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्कोहल में अब चयन, तो ये अभिक्रिया कराते हैं यहां पर CH3CH2OH ये हो गया अब चयन और प्लस में निकलेगा H2O। अब चयन करा के परिवर्तित हो गया अल्कोहल में। अब अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं CH2OH प्लस में HCl ल्यूकस रिएक्शन ZnCl2 तो ये प्राप्त होता है यहां पर CH3CH2 ठीक है Cl प्लस में K प्लस में H2O ये निकलेगा बाहर। अब यहाँ पे हैलाइड जुड़ चुका है, हैलाइड जोड़ने के बाद अब रिएक्शन कराएंगे KCl के साथ Cl प्लस KCl। KCl क्या बनेगा, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो CH3CH2Cl प्लस KCl ये बाहर निकलेगा। ठीक है, पहले क्या करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल में रूपांतरित करना है, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल में हैलाइड जोड़ो, हैलाइड जोड़ दिया, जोड़ने के बाद KCl के साथ अभिक्रिया करो तो प्रोपिल नाइट्राइल बनेगा। अब प्रोपिल नाइट्राइल का दोबारा से क्या करो जल बनो CH3CH2Cl प्लस 2H2O। जब Cl के साथ दो मॉलिक्यूल जल में डालोगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक अम्ल में रूपांतरित होगा CH3CH2COOH ये हो गया CH3CH2COOH। ये देखिए दोनों से हमारा प्रोडक्ट में दिया है। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न आता है मेथिलेमीन से एथिलेमीन। मेथिलेमीन होता है ये CH3NH2 और इससे हमें परिवर्तित करना है इसमें CH3CH2NH2 में। ठीक है, मेथिलेमीन से एथिलेमीन में परिवर्तित करना। अब करना क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, एक कार्बन बढ़ाने के लिए KCl के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी। KCl के साथ रिएक्शन तब होगी जब हैलाइड होगा और हैलाइड के साथ रिएक्शन तब होगी जब इसमें अल्कोहल होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर इसकी जगह पे अल्कोहल लेके आना है तो CH3NH2 इसकी अभिक्रिया कराइए HNO2 के साथ। ये अभिक्रिया हम लोग पहले भी कर चुके हैं NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंटेशन में ये एलिफैटिक डाइइथाइल बनाता है और फिर डायरेक्टली अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है,
प्लस 2H2O, एक H2 प्लस ऐसा H2O, ये लिखना हो लिख दो वरना रहने दो, ये बनाओ मैनुअल। तो ये बनेगा CH3OH। अब यहाँ पर हाइलाइट जोड़ना है, हाइलाइट जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन, लियोस रिएक्शन, ZnCl2। तो ये हाइलाइट जुड़ेगा यहाँ पर CH3CH2 CH3CH2 प्लस में KH2O, ये बनेगा। ठीक है, अब हाइलाइट जुड़ेगा, अब हाइलाइट जुड़ेगा तो हम इसमें एक कार्बन आसानी से बना सकते हैं, प्लस में KCl के साथ रिएक्शन करा और ये बनके तैयार होगा CH3CN। ठीक है, अब ये बन गया। अब हमें इसको बनाना है अल्कोहल के एमीन के रूप में, इसको एमीन में परिवर्तित करना है। तो एक अभिक्रिया हम लोगों ने कराई थी नाइट्राइल के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। ठीक है, तो नाइट्राइल का अपचयन करेंगे तो एमीन का निर्माण होगा। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर NiH4 भी डाल सकते हो, NiH2 भी डाल सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे यानी जब जब लिख दीजिए काम हो जाएगा आपका CH3CH2 NH2। ठीक है, दो हाइड्रोजन इसको मिलेंगे यहाँ से, दो यहाँ से इसको मिलेंगे, नाइट्रोजन दो कार्बन और दो नाइट्रोजन, तो ये एमीन में परिवर्तित होगा। देखिए CH3NH2 से हम क्या बना था, CH3CH2NH2, CH3NH2 दोनों सेम सेम। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रोमेथिलीन से डाइमेथिलीन। नाइट्रोमेथिलीन होता है ये CH3NO2, ये होता है नाइट्रोमेथिलीन, और इससे बनाना है ये डाइमेथिलीन, एक नाइट्रोजन उस पर दो मेथिल और एक हाइड्रोजन, ये होता है डाइमेथिलीन। हमें इससे ही बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसको एमीन में रूपांतरित कर लेते हैं। ठीक है, एमीन में रूपांतरित करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर अपचयन। अपचयन अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर डाला जाएगा NiH2, या फिर आप लोग यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। तो ये बनेगा CH3NH2 प्लस 2H2O, ये बनेगा एमीन। अब एमीन की अभिक्रिया NH2, आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, एक CH3N तो आ गया। ठीक है, H हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक और CH3 इसमें ऐड करना है। तो हम लोग इस पर एल्किल हैलाइड डालेंगे, मेथिल हैलाइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। इससे क्या होगा, यहाँ से हैलाइड हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये HCl के रूप में बाहर निकलेगा। और एक CH3 पहले से ये नाइट्रोजन पर दूसरा CH3 जुड़ेगा यहाँ से, और एक हाइड्रोजन, ये बन गया डाइमेथिल एमीन। ठीक है, पहले नाइट्रो एमीन का क्या करो, एमीन बनाओ, एमीन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोराइड के साथ करो। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन मेथिल क्लोराइड के साथ करो, और मेथिल क्लोराइड के साथ करा करके डाइमेथिल एमीन प्राप्त करें। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न दिया गया, प्रोपेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल में, प्रोपेनोइक अम्ल को एथेनोइक अम्ल में, प्रोपेनोइक होता है 3 कार्बन वाला CH3CH2COOH, ये तो हो गया प्रोपेनोइक। और एथेनोइक हो गया ये CH3COOH। ठीक है, तो हम लोगों को प्रोपेनोइक से एथेनोइक का निर्माण करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एमाइड में चेंज करेंगे। ठीक है, या इसको एमीन में परिवर्तित करेंगे। चलिए ऐसे CH3CH2COOH प्लस N3H हाइड्रोजन का डाल दो, ये CH3CH2NH2 प्लस में CO2 प्लस N2। ठीक है, ये बन गया एमीन। अब एमीन का क्या करना है, एमीन को नाइट्रोजन समूह हटाना है, COOH लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको CH2NH2, इसकी अभिक्रिया HNO2 के साथ कराएंगे, एलिफेटिक डाइहाइड्रोजन बनाएंगे और अल्कोहल में परिवर्तित होगा, CH3CH2OH प्लस में N2 बाहर प्लस H2O, ये बन गया देगा। ठीक है, अब वहां पे देखिए अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कीजिए दो बार, CH3OH KMnO4 ऑक्सीकरण कराने पर ये बनेगा एल्डिहाइड पहले CH2, फिर इसका करा दीजिए दोबारा से ऑक्सीकरण KMnO4, तो ये बनेगा CH3COOH। देखिए CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया है, यानी एथेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल लेके चले थे हम लोग, और एथेनोइक अम्ल हम लोगों ने प्राप्त कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसके जोड़ लीजिए इसका। ये देखिए अभी दूसरा प्रश्न चल गया बेंजीन वाले, इनमें भी परिवर्तन ही है। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल को प्राप्त करना हम लोग। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन लेंगे हम लोग, नाइट्रोबेंजीन होता है ये, और हमें इससे बनाना है ये बेंजोइक अम्ल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले मैं नाइट्रोबेंजीन को परिवर्तित करूंगा बना करके एनिलीन में।
नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करेंगे हम लोग। जैसे हम लोग नाइट्रो एल्केन से सबसे पहले विक्रिया है एल्केन नाइट्रो एल्केन के द्वारा एमीन का निर्माण, ठीक है। तो वहां पर अपचयन करते हैं और अपचयन करा करके हमें प्राप्त होता है एमीन। इसी प्रकार अगर नाइट्रो एल्केन का हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर देंगे तो अपचयन करने पर हमें एनिलीन प्राप्त होगा, NH2, ठीक है, प्लस में 2H2O एनिलीन बना। अब एनिलीन की विक्रिया, एनिलीन के ऊपर अगर हम लोगों को देखिए यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन को हटाना है और C लेके आना है। अब क्या लिखा है C तब आएगा जब यहाँ पर CN होगा, ठीक है। एक कार्बन बढ़ाने की विधि क्या है, KCl के साथ विक्रिया, यानी कि Cl जोड़ना है हम लोगों को, या तो KCl के साथ विक्रिया कीजिए या फिर इसमें CuCN के साथ विक्रिया कीजिए। डाइएजोनियम क्लोराइड की विक्रिया है, सेकेंडरी रिएक्शन में कराई थी सबसे पहले चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले से डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे NaNO2 प्लस में 2HCl, तो ये बन के दिया होगा यहाँ पे N2Cl प्लस में NaCl प्लस 2H2O, ये बन के दिया होगा, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, ये डाइएजोनियम क्लोराइड की विक्रिया किसी ऐसी चीज के साथ करनी है जिससे कि बेंजीन के ऊपर कार्बन आ जाए। N2Cl लिया हम लोगों ने, प्लस में डालेंगे CuCN का होल ट्वाइस, इसके साथ विक्रिया करेंगे तो यहाँ मिलेगा Cl प्लस N2 गैस के रूप में बाहर प्लस CuCN Cl, ये बन करके दिया हुआ है, ठीक है। ये बन गया नाइट्राइल बेंजीन, ठीक है। नाइट्राइल बेंजीन लेंगे हम और नाइट्राइल बेंजीन में CN, अगर हमें CN को डबल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना तो क्या करते हैं, दो जगह मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये बन जाता है COOH प्लस NaCl, ये बन करके दिया, ठीक है। देखिए हमें यही चाहिए था और हमारी प्रोडक्ट बन के दिया। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले नाइट्रोजन को एनिलीन में चेंज करो, एनिलीन की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके डाइएजोनियम बनाओ और डाइएजोनियम लवण की विक्रिया के ऊपर साइनाइड के साथ करके नाइट्रोबेंजीन बनाओ और उसके ऊपर नाइट्राइल बेंजीन का जरा करके बेंजीन का निर्माण करो, ठीक है। ये सारी की सारी विक्रिया हुई हुई है। हमें लॉजिक लगाना होता है विक्रिया को देख करके, पर्सन को देख करके कि कौन सा पर्सन का क्या उत्तर होना चाहिए। तो सभी पर्सन के अलग अलग आंसर होते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी नेक्स्ट पर्सन क्या है, नाइट्रोबेंजीन के द्वारा मेटाब्रोमोफिनोल, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, ये NO2 और इसके द्वारा हम लोगों को बनाना है मेटाब्रोमो, यानी कि यहाँ पे ब्रोमोफिनोल, ठीक है। अब आप लोग चेक कीजिए, जब भी यहाँ पर आप लोग याद रखिए इस बात को कि जब भी यहाँ पर HNO2 हो या CHO हो, ठीक है, या फिर हो कीटोन, बेंजीन के ऊपर NO2 हो, चाहे CHO हो, चाहे CO हो, चाहे COOH हो, 1 2 3 4 4 5 चीजों में से कोई भी हो, अगर इसके साथ कोई भी चीज विक्रिया करेगी उस टाइम पे जब इनमें से कुछ जुड़ा हो तो ये अक्सर कर मेटा पे जाके जुड़ती है, जो चीज जुड़ती है कहां पे, मेटा पे, ठीक है। और अगर ये ना हो, इनमें से ये ना हो, ठीक है, यहाँ पर हो NH3, इनकी जगह पे क्या हो NH2, इन सब की जगह पे यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अगर NH2 हो तो ये ऑर्थो मेटा पैरा फिर सभी जगह जुड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ये मेटा के ऊपर जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रोमीकरण करा देंगे, हिसाब कर दो। चलिए ये ले लिया हमने नाइट्रोजन युक्त यौगिक, इसकी विक्रिया करा देते हैं Br2 के साथ और FeCl3, या यहाँ पर आप लोग CS2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट बन के दिया NO2Br प्लस में HBr बाहर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रो है, ठीक है। नाइट्रो यौगिक को अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो NO2Br इसका करा देते हैं अपचयन, अपचयन आप लोग यहाँ लिख दीजिए NiH2 या यहाँ पर लिख दीजिए LiAlH4, तो ये प्राप्त होगा हमें NH2Br, एनिलीन बन के तैयार, ठीक है। अब एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन भी ऐसे ही करता रिएक्शन, NH2 अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल कन्वर्ट करने के लिए एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे हम लोग सोडियम नाइट्रस अम्ल का NaNO2 प्लस 2HCl, तो ये प्राप्त होगा हम लोग को N2Cl Br माइनस में 2H2O निकलेगा और NaCl निकलेगा और ये बनेगा डाइएजोनियम लवण। अब डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया N2Cl की रिएक्शन करा देते हैं जल के साथ H2O के साथ, तो हमें प्राप्त होगा अल्कोहल फिनोल OH Br माइनस में N2 यहाँ से गैस के रूप में निकलेगा
ठीक है, और प्लस में HCl, ये 3-4 चीजें यहाँ से बाहर निकलेंगी। ठीक है, और ये बनेगा पैरा मेटाब्रोमोथेनोन। तो देखिए हम लोगों को जो बनाना था वो हम लोगों ने यहाँ पर बनाकर लिखा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन का निर्माण। बेंजोइक अम्ल ये होता है COOH, ये हो गया बेंजोइक अम्ल, और इससे हम लोगों को एनिलीन इसका निर्माण करना है NH2। तो बेंजोइक अम्ल एनिलीन, इससे हमें ये बनना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये कार्बन हटाना है। कार्बन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे COOH, इसके विक्रिया आप लोग डायरेक्टली करा सकते हैं H3H के साथ, हाइड्रोजन अम्ल, सिमेट्री रिएक्शन बोलते हैं इसको। और ये होगा कि यहाँ प्राप्त होगा हमें NH2 प्लस में CO2 प्लस N2। एक स्टेप में कम हो गया, ठीक है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त हो गया। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते, दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका ये है COOH, पहले इसमें हाइड्रोजन जोड़िए SO2 के द्वारा थाइमिल क्लोराइड डाल करके, ताकि एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे CONH COCl ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता है SO2 और माइनस HCl, ये बनेगा एसिड बेंजोइक क्लोराइड। अगर बेंजोइक क्लोराइड में आप लोग अमोनिया डाल दोगे NH3, तो ये फिर बन जाएगा बेंजोइमाइड ऐसे CONH2, और यहाँ निकलेगा माइनस HCl बाहर। ठीक है, ये बना बेंजोइमाइड। अब बेंजोइमाइड की अगर आप लोग विक्रिया, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, विक्रिया पूरी नहीं होगी। अगर आप लोग बेंजोइमाइड का ब्रोमीकरण कर दोगे CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये डाल दोगे तो ये बनेगा फिर एनिलीन, NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3, ये बन करके दिया होगा। ठीक है, तो आप एक स्टेप में भी सब क्रिया को कर सकते हैं, एक ये और एक ये, दो स्टेप में भी सब क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये सीमेंट अभिक्रिया की गई है, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक हाइड्रोक्सी समूह हटाने के लिए अभिक्रिया की गई है, फिर ये अमोनिया जोड़ने के लिए, और उसके बाद ये की गई है हाफमान ब्रोमीकरण अभिक्रिया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन का निर्माण। तो देखिए इसमें करना क्या है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन का निर्माण ये होता है बेंजोइक अम्ल COOH, और इससे हमें बनाना है एनिलीन, ये NH2। तो आप इससे डायरेक्टली बना सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा। यहाँ पे कर रहा, अगर हम लोग बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कर दे COOH प्लस N3H, तो ये कराने के पश्चात यहाँ डायरेक्टली NH2 प्लस CO2 प्लस N2 ये बनेगा। ठीक है, ये है सीमेंट रिएक्शन। और अगर इसके द्वारा हमें इसको लॉन्ग मेथड एक दूसरे तरीके से बनाना है, तो हम लोग करेंगे COOH। सबसे पहले यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप को मैं अलग हटाऊंगा थाइमिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके, जिससे ये एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाए COCl। करना क्या है, मुझे यहाँ से कार्बन को हटाना है और NH2 लेके आना है। ठीक है, CO को तो तब हटाया जाएगा ना जब ये एमाइड की फॉर्म में होगा। ठीक है, एमाइड बनाना पड़ेगा पहले इसको। एमाइड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल को हटाइए, हैलाइड जोड़िए, मैंने हैलाइड जोड़ दिया। अब हैलाइड को हटाने के लिए अभिक्रिया कराऊंगा अमोनिया के साथ, तो ये COCl प्लस में NH3 अमोनिया के साथ क्रिया कराऊं, और ये बन गया हमारा CONH3 NH2 बेंजोइमाइड, माइनस निकलेगा HCl बाहर। ठीक है, बेंजोइमाइड बन के तैयार हुआ। अब बेंजोइमाइड की क्रिया क्या करना है, यहां पे लिख लो CONH2। बेंजोइमाइड की क्रिया करा दीजिए आप लोग हाफमान ब्रोमीकरण Br2 प्लस 4NaOH, ये ब्रोमीकरण करा दीजिए। ब्रोमीकरण करा के क्या होगा, एमाइड समूह से Na2CO3 प्लस में 2NaBr प्लस में 2H2O, ये बाहर निकलेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बेंजोइक अम्ल से एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप की रिएक्शन में, ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहले बेंजोइक अम्ल को बेंजोइल क्लोराइड में चेंज कीजिए, फिर बेंजोइल क्लोराइड को एमाइड में चेंज कीजिए और एमाइड के वन ग्रुप निकाल दीजिए ताकि एनिलीन बन सके। और डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं एक स्टेप में, तो सिमेट्री रिएक्शन कर दीजिए और एनिलीन बन जाती है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों को एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, ये हम लोग को बनाना है। देखिए एनिलीन होता है ये, बेंजीन के ऊपर NH2, और इससे हम लोगों को बनाना है ये बेंजीन फ्लोरो, यानी कि पहले कार्बन पर फ्लोरो ट्राइब्रोमो, एक BR यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हम लोग करना क्या है, एनिलीन की अभिक्रिया पहले तो हम लोग करेंगे ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि ब्रोमाइड अम्ल संरचना बनाता है। तो ये क्या करेगा, NH2Br2 अधिक मात्रा में ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया हम लोगों ने कर रखी पहले एनिलीन के हैलोजनीकरण में। ठीक है, Br और ये यहाँ पर Br प्लस में निकलेगा 3HBr बाहर। इस अभिक्रिया को NH2। अब आप लोग बताइए, सोचिए जरा कि यहाँ पर हम लोगों को फ्लोरीन लेके आना है। ठीक है, अब अमोनिया में फ्लोरीन कैसे आएगा, यहाँ पे तो एनिलीन जुड़ा हुआ है NH2। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोगों को यहाँ पर फ्लोरीन लेके आना है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, एनिलीन को चेंज करेंगे डाइएजोनियम लवण में। ठीक है, ये मेथड हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था, हेलोअल्केनियम हेलोअरीन वाली अभिक्रिया में। सेट में रिएक्शन करा रखी है, उसमें 7 स्टेप करा रखे हैं कि NH2 को रिप्लेस करके यहाँ से Cl कैसे लाया जाए, Cn कैसे लाया जाए, Br कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, या फ्लोरीन अल्कोहल कैसे लाया जा सकता है, वो सब उसमें एसएनबीआर अभिक्रिया में करके दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके डाइएजोनियम लवण में चेंज करते हैं, NaNO2 प्लस 2HCl एरो, ये बनेगा N2Cl Br 2,4,6 ट्राइब्रोमोडाइएजोनियम लवण। ठीक है, ये इसका नाम है। प्लस में निकलेगा 2H2O प्लस NaCl। अब ये यहाँ पे डाइएजोनियम लवण बन के तैयार होगा। ठीक, 2,4,6 ट्राई एनिलीन से हम लोगों ने डाइएजोनियम लवण बनाया सोडियम नाइट्रोजन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हेल्प से। तो ये बन के तैयार हुआ 2,4,6 ट्राइब्रोमो डाइएजोनियम लवण। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया हम लोग को डाइएजोनियम लवण की क्रिया करानी पड़ेगी दोबारा से, N2Cl Br यहाँ पर भी Br NaBF4 के साथ सोडियम बोरान टेट्राफ्लोराइड, इसके साथ क्रिया करेंगे तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन में, प्लस में N2 बाहर निकलेगा, प्लस में BF3 और प्लस में NaCl, ये सब चीजें निकलेंगी। ठीक है, तो देखिए फ्लोरो 2,4,3 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, बेंजील क्लोराइड से 2-फेनिलएथेनिलीन। बेंजील क्लोराइड होता है ये CH2Cl, और इससे हम लोगों को चेंज करना होता है ये CH2NH2। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, हम लोगों को इसमें एक कार्बन ऐड करना है। बस पहले तो CH2Cl, एक कार्बन ऐड करने के लिए अब इसमें हैलाइड जुड़ा हो तो KCl के साथ रिएक्शन कर दूंगा मैं, और ये हमें प्राप्त होगा यहाँ CH2Cl प्लस में KCl। इसको दोबारा से लेंगे
CH2Cl। और हमने एक अभिक्रिया की थी नाइट्राइल होगी अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण, तो हम लोग इसका अपचयन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंटेशन या NiH2 की प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो गए CH2NH2, ये CH2 ऐसे NH2 ये बन गई। ठीक है, वन पहला कार्बन, ये टू फेनिल एथेनिन। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएनिलीन। क्लोरोबेंजीन होता है ये, और पैरा क्लोरोबेंजीन एनिलीन, सॉरी या तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक ही चीज है, पैराक्लोराइड। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ, एनिलीन देखो दो चीजों के द्वारा बनाया जा सकता है, या तो एक कार्बन बढ़ाते या फिर नाइट्रोजन यौगिकों के द्वारा। अब यहाँ पर अगर एक कार्बन बनाने की मेथड लगाऊंगा तो यहाँ Cl आ जाएगा इसकी जगह पे, यहाँ पर एमीन बनेगा। ठीक है, लेकिन मुझे बनाना है नाइट्रो, यहाँ पैरा पैरा पे बनाना है एनिलीन, तो पैरा पे एनिलीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पैरा पे एनिलीन बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ हाइड्रोनाइट्रस समूह के साथ रख दीजिए HNO3 H2SO4। हमें पता है H2SO4 डालेंगे हम इसमें सामने सल्फर इसके साथ, तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर बनेगा एक यौगिक बनेगा ऑर्थो का ऐसे NO2, और एक बनेगा पैरा ClNO2। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए क्लोरोबेंजीन के विघटन हाइड्रोनाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर हमें प्राप्त होगा ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन तथा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो ये मुख्य होता है, हम इसको लेंगे मुख्य प्रोडक्ट को लेंगे, क्योंकि ये तो अल्प होता है कुछ समय के लिए। NO2 इसका कराएंगे अपचयन, NiH2 की प्रेजेंटेशन। अपचयन कराएंगे तो ये प्राप्त होगा हमें यहाँ पे Cl, और ये NO2 नाइट्रो यौगिक एमीन में परिवर्तित हो जाएगा 2H2O। ठीक है, हम लोगों ने ये विधि के पहले बहुत बार प्रदर्शित किए हैं कि नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, NH2 प्राप्त होता है, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराने पर NO2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, और 2H2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना हुआ है पैरा क्लोरोएनिलीन, ये रहा पैरा क्लोरोएनिलीन, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पैरा और ये भी पैरा, तो पैरा क्लोरोएनिलीन यहाँ पर मिलकर तैयार हो गया। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।